जैसे कैप्टन डिसिल्वा ने अपनी पिस्तौल अनिका की ओर पॉइंट की, सारे के सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अलर्ट हो गए। वो जानते थे कि कमरे में किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो सकती थी। डिसिल्वा बचने के लिए किसी भी तरह की खतरनाक चाल चल सकते थे। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं इस लड़की को अभी इसी वक्त क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए होने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इस वक्त मेरे जुर्म से ज्यादा बड़ा गुनाह इस लड़की का है। मैंने कैलाश अधिकारी जैसे गैंगस्टर के पैसे खाए हैं या नहीं, इस बात से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर ये लड़की जो इतनी खतरनाक इंटरनेशनल गैंग का एक हिस्सा है, उसने हमारे डिपार्टमेंट के साथ रहकर इतने खतरनाक ड्रग को हमारी लेबोरेटरी में हमारी आंखों के नीचे धूल झोंक कर तैयार किया है। इस लड़की ने जो खतरनाक ड्रग रिटायर्ड ऑफिसर तारक मजुमदार पर इस्तेमाल किया है, वो ड्रग हमारे देश की और दुनिया की आने वाली नस्लों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर अब्बास ने खड़े होते हुए कहा, इस वक्त हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि तुम्हारा जुर्म साबित कर दिया जाए। तुमने बड़े साहब की जान लेने की कोशिश की है। तुम पर खून का इल्जाम साबित हो चुका है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अपनी जगह से आगे बढ़ते, डिसिल्वा ने अपनी गन दिखाते हुए कहा, अपनी जगह पर रुक जाना इंस्पेक्टर, वरना मजबूरन मुझे एक गुनहगार को बचाने के जुर्म में तुम पर गोली चलानी होगी। डिसिल्वा जान चुके थे कि अब उनके काले कारनामों से पर्दा उठ चुका था। कैलाश के भेजे हुए पैसे डिसिल्वा ने खुद रख लिए थे, ये बात सबके सामने साबित हो चुकी थी। मगर वो किसी भी तरह इस पूरी बात को एक अलग एंगल देकर घुमाना चाहते थे। दरअसल डिसिल्वा कैलाश की गिरफ्तारी के बाद ही काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे थे। वो जानते थे कि जिस दिन कैलाश और बड़े साहब का आमना सामना होगा, उनके राज से पर्दा उठ जाएगा। इसीलिए कैलाश की मदद करके डिसिल्वा ने ही उन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट की जेल से भागने में मदद की थी। डिसिल्वा को लगा था कि कैलाश अपने आदमियों के साथ देश छोड़कर भाग जाएगा और उनके राज से पर्दा नहीं उठेगा। मगर वो अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो चुके थे। वो किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी अटेंड करना चाहते थे। श्रेया की शादी के वक्त भी डिसिल्वा ने अपनी शार्प शूटर से कहकर कैलाश को मारने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त अनिका ने कैलाश को मरने से बचाया था। इसीलिए अनिका भी डिसिल्वा की आंखों में तीर की तरह चुभने लगी थी। इसके बाद कैलाश को अपने रास्ते से हटाने का एक ही रास्ता रह गया था उनके पास, और वो चाहते थे कि वो एक ही निशानी से दो शिकार करें। उनकी जिंदगी के सबसे गहरे राज के दो राजदार थे, कैलाश अधिकारी और बड़े साहब, यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर तारक मजुमदार। उन दोनों को आमने सामने लाकर डिसिल्वा ने तारक पर गोली चला दी और सारा इल्जाम कैलाश के ऊपर डाल दिया, जिसके बाद उन्हें अपना सपना पूरा होते हुए नजर आने लगा था। तारक जी की मौत के बाद कैलाश के स्पेशल एजेंट होने का सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता और उनकी मौत का इल्जाम भी बड़ी ही आसानी से कैलाश के ऊपर डाला जा सकता था। उसको फांसी की सजा हो जाती और तारक के मरने के बाद डिसिल्वा के काले कारनामों पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाता। मगर अचानक ही अनिका ने बड़ी साहब की जान बचाकर डिसिल्वा को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अनिका की ओर बंदूक को पॉइंट करते हुए डिसिल्वा ने अपने साथी ऑफिसरों से कहा, ये लड़की बेहद खतरनाक लड़की है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस लड़की की माँ भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिली हुई थी। इतना खतरनाक पावर ड्रग इस तरह खुलेआम बिना किसी की परमिशन इस्तेमाल करके इस लड़की ने न सिर्फ हमारे देश को बल्कि इस पूरी दुनिया की इंसानी कौम को खतरे में डाल दिया है। जरा सोचो, मरे हुए आदमी को जो ड्रग जिंदा कर सकता है, वो अगर खुलेआम लोग इस्तेमाल करने लगे तो क्या तबाही मचा सकता है इस दुनिया में। इन लोगों के गुनाह के सामने मेरा गुनाह तो कुछ भी नहीं। आप लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हो, इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका उन्हीं लोगों के साथ मिलकर इस ड्रग को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी अब्बास ने डिसिल्वा से कहा, इसका मतलब साफ है कि आप अपना गुनाह कबूल करते हो। आप ही ने कैलाश के भेजे हुए पैसों का गलत इस्तेमाल किया है और आप ही ने तारक सर की जान ली है। इस बात पर हंसते हुए डिसिल्वा ने कहा, मैंने बड़े साहब की जान नहीं ली है, बस कोशिश की है। तुम्हारे इस्तेमाल किए गए पावर ड्रग के कारण उनकी जान बच गई है, तो अब मेरे ऊपर जान लेने का कोई केस नहीं बनता। सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा, जिसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं।
मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं अपने डिपार्टमेंट के साथी ऑफिसर से एक बात कहना चाहता हूं। क्या मिला है हम सबको ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाकर? जब इंस्पेक्टर अब्बास और अनिका जैसे लोग देश के दुश्मनों से मिलकर हमारे ही साथ रहकर हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, तो हम भी कुछ पैसे क्यों ना कमा लें? क्या मिला रिटायर्ड ऑफिसर को इतने साल ईमानदारी से नौकरी करके? क्या मिला है तुम सबको? मैं पैसे कमाना जानता था और मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके पैसे कमाए, मगर हां, इस तरह के खतरनाक ड्रग को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की असली जिम्मेदारी है ऐसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे खतरनाक ड्रग्स का प्रोडक्शन करने से रोकना। अगर ऐसे खतरनाक ड्रग आम इंसान तक पहुंचे तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने सड़कों पर घूमते रहेंगे। बहुत जल्द ये पूरी दुनिया एक मौत के अखाड़े में बदल जाएगी। अगर इस वक्त इस कमरे में कोई सबसे खतरनाक मुजरिम है तो वो है ये लड़की अनिका। मैंने सिर्फ कुछ पैसों का निजी इस्तेमाल किया है, जिसके बदले मुझे कुछ सालों की सजा मिल सकती है, मगर इस लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप ही लोगों को तय करना है। तभी अचानक व्हील चेयर पर बैठे तारक की हंसी लोगों के कानों पर पड़ने लगी। उनकी हंसी सुनकर कमरे में मौजूद सारे लोग काफी हैरान हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले तक जो इंसान सांस लेने में भी थकान महसूस कर रहा था, वो इतनी जोर जोर से कैसे हंस रहा था। तभी डिसिल्वा ने तारक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने ये ड्रग कितना खतरनाक है। अभी कुछ ही देर पहले जो इंसान ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, अब देखो कैसे शैतानों की तरह हंस रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये ड्रग इंसान को शैतान बना देता है और इस लड़की ने हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में रहते हुए ये ड्रग बनाया है। हमें जल्दी से कोई एक्शन लेना होगा। उनकी बात सुनकर स्पेशल डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स हैरान होकर व्हील चेयर पर बैठे बड़ी साहब यानी तारक मजूमदार को देखने लगे। कभी अचानक तारक ने अपनी गर्दन के आसपास लगा प्लास्टर हटाया। धीरे धीरे वो अपनी व्हील चेयर से खड़े होने लगे। उन्होंने अपनी दोनों हाथ उठाए और अपने गले से एक मास्क ऊपर की ओर खींचने लगे। लोग ये देखकर हैरान हो गए कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वो स्पेशल डिपार्टमेंट के आईटी ऑफिसर दर्शन का था। इतनी देर से दर्शन व्हील चेयर पर बड़े साहब के चेहरे का मास्क लगाकर बैठा हुआ था। अब्बास ने दर्शन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डिसिल्वा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपके दिल की हसरत पूरी नहीं हो सकेगी। आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बल्कि मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। पहली बार तो अनिका ने किसी तरह बड़े साहब को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था, मगर आपके दूसरे हमले ने बड़े साहब की जान ले ली। आप एक खूनी हैं और एक स्पेशल डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर की जान लेने के जुर्म में आपको क्या सजा मिलेगी ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। दर्शन काफी देर से अपनी गर्दन के आसपास प्लास्टर लगाकर बड़े साहब का गेटअप लेकर बैठा था। उसके सर पर भी पट्टियां लगी थी। दर्शन की कदकाठी काफी हद तक तारक सर से मिलती जुलती थी, इसीलिए इतनी पट्टियों के बीच ये पहचान पाना मुश्किल था कि व्हील चेयर पर बैठे हुए इंसान सचमुच तारक मजूमदार थे या नहीं। कॉस्मेटिक सर्जन की मदद से अनिका ने ठीक उनके चेहरे जैसा एक मास्क बनवाया था, जिसे लगाने के बाद डिसिल्वा को जाल में फंसाना काफी आसान हो गया था। उन्होंने सभी के सामने ये कंफर्म कर लिया था कि उन्होंने तारक मजूमदार की जान ली थी और कैलाश उनके ही डिपार्टमेंट का एक अंडरकवर ऑफिसर था। अब्बास का मकसद पूरा हो चुका था। व्हील चेयर के पास खड़े मेहुल की आंखों में फिर से एक बार नमी आ गई। खुद मेहुल भी इस बात को देखकर हैरान था कि उसके पापा, जिन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया था, वो अचानक मौत के मुंह से वापस कैसे आ गए थे। मगर अब्बास और अनिका की चाल के बारे में सुनकर मेहुल को फिर से अपने पापा की मौत का दुख रुलाने लगा था। वो ये बात भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि डिसिल्वा के मुंह से सच उगलवाने के लिए अब्बास और अनिका के पास और कोई चारा नहीं था। स्पेशल डिपार्टमेंट के सारे लोग इस वक्त काफी हैरान थे। इससे पहले कि वो लोग डिसिल्वा को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते, उसने अपनी गन उन ऑफिसरों को दिखाते हुए कहा, तुम लोग सब बेवकूफ हो। इस अनिका और अब्बास की बातों में आकर तुम मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। तुम लोग चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कैलाश ने मुझे जो पैसे भेजे हैं उसमें से मैं तुम सबको हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हूँ।
इस मामले को यहीं पर दबा देते हैं। मगर अब्बास और अनिका जैसे खतरनाक लोगों को अगर छोड़ दिया तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बुरा होगा। चलो मैं मानता हूं कि तारक सर का खून मैंने किया है, मगर बात इस वक्त ये पावर ड्रग की है जो ये लड़की अनिका खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। तुम लोग जानते हो कि इसने उसका इस्तेमाल अपने भाई पर किया है। इसका भाई जो कुछ दिनों पहले तक अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है कि वो फिर से फाइटिंग रिंग में उतरने की बातें कर रहा है। जरा सोचो, इतना खतरनाक ड्रग अगर आम लोगों के हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है। ये कहते हुए डिसिल्वा ने अपनी बंदूक फिर से अनिका पर तान दी और अनिका से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किसके लिए काम करती हो, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम लोगों का मकसद बहुत खतरनाक है। तुमने हमारे डिपार्टमेंट में रहकर मुजरिमों के शरीर से खून निकालकर उस पावर ड्रग के बारे में जानकारी हासिल की और अब उसी ड्रग के सहारे पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती हो। मगर मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी अनिका डिसिल्वा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। वो अनिका के इस बर्ताव को देखकर हैरान हो गए। अनिका ने एक छोटा सा बैग अपने सामने पड़ी टेबल पर रखा और उसमें से कुछ दवाई की शीशियां बाहर निकाली। लोगों के सामने उन शीशियों को रखकर अनिका ने कहा, कहीं आप इन दवाइयों के बारे में तो बात नहीं कर रहे? अनिका ने कांच की छोटी छोटी बोतल जिसके अंदर पानी के जैसा लिक्विड भरा हुआ था उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आपने देखा होगा कि मैंने इसी ड्रग के सहारे से अपनी भाई का इलाज किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस शीशी के अंदर कोई ड्रग नहीं है, ये बस कुछ तरह के विटामिन है। अनिका की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।